ये एक बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली सस्पेंस थ्रिलर कहानी है। शीर्षक अजनबी का सूटकेस और हवेली का रहस्य। विकास अपनी पुरानी जिंदगी और शहर के शोर शराबे से तंग आ चुका था। वो पेशे से एक लेखक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी कोई नई कहानी नहीं बन पा रही थी। शहर के छोटे से कमरे में उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी सोच की दीवारें सिमटती जा रही हैं। एक दिन उसने फैसला किया कि वो कुछ हफ्तों के लिए किसी शांत और पहाड़ी इलाके में जाएगा। इंटरनेट पर ढूंढते ढूंढते उसे नीलगिरी की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव मिला, रामनगर। रामनगर बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत कम आबादी वाला गांव था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे वहां के एक स्थानीय मकान मालिक रामप्रसाद जी ने किराए पर देने के लिए लिस्ट किया हुआ था। किराए की रकम बहुत कम थी, जो विकास के बजट में बिल्कुल सही बैठती थी। विकास ने बिना ज़्यादा सोचे हवेली बुक कर ली। अपनी 2 हफ्तों की पैकिंग की, अपनी पसंदीदा डायरी और पेन रखा और ट्रेन पकड़कर रामनगर के लिए निकल पड़ा। जब विकास रामनगर स्टेशन पर उतरा तो शाम के लगभग 5 बज रहे थे। पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था और पूरे इलाके में एक हल्की सी धुंध छाने लगी थी। हवा में थोड़ी ठंडक थी और अजीब सा सन्नाटा भी। स्टेशन के बाहर केवल एक ऑटो खड़ा था। विकास ने ऑटो वाले से कहा, भैया, मुझे राम प्रसाद जी वाली पुरानी हवेली जाना है। ऑटो वाले ने पलटकर विकास को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने पूछा, साहब, आप अकेले जा रहे हैं? उस हवेली में तो बरसों से कोई नहीं रहता। विकास मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं लेखक हूँ। मुझे शांति चाहिए। क्या कोई दिक्कत है वहाँ? ऑटो वाले ने सिर हिलाया और कहा, दिक्कत तो कुछ नहीं साहब, बस गांव के लोग उस तरफ शाम के बाद जाना पसंद नहीं करते। कहते हैं वहाँ बहुत पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद हवेली खाली हो गई। विकास को लगा कि ये गांव के लोगों की पुरानी आदत होती है, हर पुरानी इमारत के साथ एक भूतिया कहानी जोड़ देना। इसलिए उसने ऑटो वालों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑटो में बैठ गया। लगभग आधा घंटा उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के बाद ऑटो एक बड़े से लोहे के फाटक के सामने रुक गया। फाटक पर जंग लगी हुई थी। ऑटो वाले ने विकास का सामान नीचे उतारा और कहा, साहब, मैं इसके आगे अंदर नहीं जाऊंगा। आप फाटक खोलकर अंदर चले जाइए। राम प्रसाद जी का दिया हुआ केयर टेकर अंदर ही होगा। विकास ने ऑटो वाले को पैसे दिए और अपना बैग उठाकर फाटक खोला। भारी लोहे का फाटक एक दर्दनाक चरमराहट की आवाज़ के साथ खुला। सामने एक विशाल हवेली खड़ी थी, 2 मंजिला। ये हवेली बहुत पुरानी लकड़ी और पत्थरों से बनी थी। दीवारों पर कई काई जमी हुई थी और खिड़कियां लकड़ी के भारी शटरों से ढकी थीं। हवेली के सामने एक बड़ा सा बागीचा था जो अब जंगली घास और झाड़ियों से भर चुका था। विकास जैसे ही बरामदे की तरफ बढ़ा, एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए बाहर आया। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं। आप विकास साहब हैं? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ, मैं विकास। और आप? मेरा नाम शंभू है साहब। राम प्रसाद जी ने मुझे आपकी देखरेख के लिए भेजा है। जब तक आप यहाँ रहेंगे मैं आपके खाने पीने और सफाई का ध्यान रखूँगा। शंभू ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही एक पुरानी लकड़ी और नमी की महक आई। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक भारी झूमर टंगा हुआ था। कोने में एक लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की मंजिल की तरफ जाती थी। साहब, आपका कमरा ऊपर की मंजिल पर तैयार कर दिया है, शंभू ने कहा। विकास अपने कमरे में गया। कमरा काफ़ी बड़ा था। एक बड़ा सा बेड, एक पुरानी स्टडी टेबल और एक बड़ी सी खिड़की जो सीधे सामने के घने जंगल की तरफ खुलती थी। उस रात खाना खाने के बाद विकास काफ़ी थक गया था। उसने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। बाहर घोर अंधेरा था और हवा के चलने से पेड़ों के पत्ते अजीब सी ससराहट पैदा कर रहे थे। विकास अपने बिस्तर पर लेटा और अब झपकी लेने ही वाला था कि तभी टप 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 उसे लगा जैसे ऊपर छत पर कोई धीरे धीरे टहल रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये शायद पुरानी हवेली की लकड़ी के चटकने की आवाज़ होगी। थकावट इतनी थी कि वह थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब विकास उठा तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रात का डर और अजीब आवाज़ें गायब हो चुकी थीं। मौसम बहुत सुहाना था। विकास नीचे आया।
शंभू ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बना रखा था। शंभू काका, क्या इस हवेली में ऊपर कोई स्टोर रूम भी है? विकास ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। शंभू के हाथ अचानक रुक गए। उसने विकास की तरफ देखा और कहा, हाँ साहब, दूसरी मंजिल के कोने में एक छोटा सा स्टोर रूम है, लेकिन रामप्रसाद जी ने सख्त हिदायत दी है कि वहाँ कोई ना जाए। वहाँ बरसों पुराना बेकार सामान पड़ा है। अच्छा ठीक है, विकास ने कहा, लेकिन उसके मन में उत्सुकता का बीज बोया जा चुका था। एक लेखक के तौर पर जहाँ कहीं मनाही होती ही थी, उसकी रुचि वहीं सबसे ज़्यादा बढ़ जाती थी। दोपहर में जब शंभू काका कुछ सामान लेने बाहर गए तो विकास ने सोचा कि क्यों ना पूरी हवेली घूम ली जाए। वो सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर गया। वहाँ का माहौल नीचे से काफ़ी अलग था। धूल की एक मोटी परत हर चीज़ पर जमी हुई थी। गलियारे के अंत में एक छोटा सा दरवाज़ा था जिस पर एक भारी पीतल का ताला लगा हुआ था। विकास ने ताले को छुआ। ताला बहुत पुराना था और ऐसा लगता था जैसे सालों से खोला ही नहीं गया। लेकिन जब उसने ताले को थोड़ा हिलाया तो देखा कि ताला वास्तव में बंद नहीं था, बस कुंडी में अटका हुआ था। विकास का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुला। अंदर एक छोटा सा अंधेरा कमरा था। चारों तरफ पुरानी टूटी कुर्सियाँ, फटे हुए कालीन और मकड़ी के जाले थे, लेकिन कमरे के ठीक बीचों बीच एक पुरानी मेज़ पर कुछ ऐसा रखा था जिस पर कोई धूल नहीं थी। वो एक चमड़े का बड़ा सा सूटकेस था। सूटकेस लाल और काले रंग का था। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरी हवेली धूल से भरी थी, लेकिन उस सूटकेस पर एक भी धूल का कण नहीं था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हाल ही में उसे साफ करके वहाँ रखा हो। विकास धीरे धीरे सूटकेस के करीब गया। उसने सूटकेस को छूकर देखा। वो काफ़ी भारी था। सूटकेस पर 2 नंबर वाले लॉक लगे थे। विकास ने सूटकेस को उठाने की कोशिश की। तभी अचानक नीचे से शंभू काका के पुकारने की आवाज़ आई। विकास साहब, आप कहाँ हैं? विकास चौंक गया। उसने जल्दी से सूटकेस को वापस उसी जगह रखा, स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गया। उस रात मौसम अचानक बदल गया। तेज़ हवाएं चलने लगीं और घने काले बादल घिर आए। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली के कड़कने की आवाज़ से पूरी हवेली गूंज उठती थी। रात के 12 बजे विकास अपने टेबल पर बैठकर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। तभी हवेली की बिजली चली गई। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। विकास ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। तभी उसे वही आवाज़ फिर सुनाई दी, टप टप टप। इस बार आवाज़ स्टोर रूम की तरफ से आ रही थी और इस आवाज़ के साथ साथ किसी के घसीटने की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर घसीट रहा हो। विकास ने हिम्मत जुटाई। उसने फ़ोन की टॉर्च थामी और कमरे के बाहर निकला। गलियारे में बहुत ठंड थी। हवा की सनसनाहट खिड़कियों की दरारों से अंदर आ रही थी। विकास धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो स्टोर रूम के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल और तेज़ धड़क रहा था। जब वो स्टोर रूम के दरवाजे के सामने पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि दोपहर में उसने दरवाज़ा खुद बंद किया था। विकास ने फ़ोन की रोशनी अंदर डाली। जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सूटकेस जो दोपहर में मेज़ पर रखा था, अब कमरे के बीचों बीच ज़मीन पर पड़ा था और सूटकेस के लॉक थोड़े खुले हुए थे, जिससे किसी ने उसे खोलने की अधूरी कोशिश की हो। विकास के माथे पर पसीना आ गया। यहाँ कौन है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, केवल बारिश की आवाज़ आ रही थी। तभी विकास को लगा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। किसी के सांस लेने की गर्म हवा उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुई। विकास झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। केवल दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग हिल रही थी। विकास डर के मारे तेज़ी से भागता हुआ अपने कमरे में आया और अंदर से कुंडी लगा ली। उसने पूरी रात लाइट जलाकर, जब बिजली वापस आ चुकी थी, जागते हुए बिताई। उसे समझ आ चुका था कि इस हवेली में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है और उस सूटकेस का इस सब से कोई ना कोई गहरा रिश्ता है। अगली सुबह विकास ने तय किया कि वो इस रहस्य की गहराई तक जाएगा। वो डरने वाला नहीं था, बल्कि एक लेखक का दिमाग उसे सच खोजने के लिए उकसा रहा था। सुबह शंभू काका जब नाश्ता लेकर बाहर आए,
लेकर आए तो विकास ने उनसे सीधे सवाल किया, शंभू काका, इस हवेली का असली मालिक कौन था और यहाँ 5-6 साल पहले क्या हुआ था? शंभू काका के चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी प्लेट से चाय छलक गई। साहब, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप यहाँ शांति से रहने आए हैं, आप इन पुरानी बातों में मत पड़िए। शंभू काका ने नज़रें चुराते हुए कहा, शंभू काका, मुझे सच जानना है। कल रात मैंने स्टोर रूम में किसी की मौजूदगी महसूस की है। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, विकास ने कड़े शब्दों में कहा। शंभू काका ने एक लंबी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगे। ठीक है साहब, मैं आपको बताता हूँ, शंभू काका ने धीमी आवाज़ में शुरू किया। लगभग 5 साल पहले इस हवेली में राम प्रसाद जी के छोटे भाई विक्रम रहते थे। विक्रम साहब बहुत अमीर थे और उन्हें पुरानी नायाब चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ था। एक दिन वो शहर से एक बहुत बड़ा चमड़े का सूटकेस लेकर आए थे। विकास की धड़कनें तेज़ हो गईं। सूटकेस? हाँ साहब, शंभू काका ने जारी रखा। उस सूटकेस को लाने के बाद विक्रम साहब बहुत बदल गए। वो किसी से बात नहीं करते थे, दिन रात अपने कमरे में बंद रहते थे। फिर एक रात अचानक विक्रम साहब गायब हो गए। पुलिस आई, बहुत छानबीन हुई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उनके साथ वो सूटकेस भी गायब हो गया था। लोग कहते हैं कि उस सूटकेस में कोई बहुत बड़ी कीमती चीज़ थी या शायद कोई बहुत बुरा रहस्य। और पुलिस को कुछ नहीं मिला? विकास ने पूछा। कुछ नहीं साहब, बस विक्रम साहब की एक डायरी मिली थी, लेकिन उसमें भी आधे पन्ने फटे हुए थे। उसके बाद से ये हवेली खाली पड़ी है। शंभू काका की बात सुनकर विकास का सस्पेंस और बढ़ गया। इसका मतलब जो सूटकेस उसने स्टोर रूम में देखा था वो वही सूटकेस था, लेकिन अगर वो 5 साल पहले गायब हो गया था तो वो वापस स्टोर रूम में कैसे आया और उसे वहाँ किसने रखा? विकास ने अब गांव में जाकर खुद पूछताछ करने का फैसला किया। वो हवेली से निकलकर रामनगर के बाज़ार की तरफ चला। गांव के बाज़ार में छोटी छोटी दुकानें थीं। विकास एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठा। वहाँ कुछ बुज़ुर्ग लोग ताश खेल रहे थे। विकास ने बात एक बुज़ुर्ग आदमी जिनका नाम माधव था और जो गांव के पूर्व डाकिया रह चुके थे ने अपनी चिलम उठाई और कहा, अरे बेटा, उस हवेली के पास मत भटकना। विक्रम कोई सीधा आदमी नहीं था। वो शहर के कुछ बहुत ख़तरनाक लोगों के संपर्क में था। ख़तरनाक लोग? कैसे लोग? विकास ने उत्सुकता से पूछा। माधव ने इधर उधर देखा और आवाज़ धीमी करके बोला, स्मगलर, तस्कर। विक्रम पुरानी कीमती मूर्तियाँ और जेवर चोरी छिपे खरीदता था। गायब होने से 2 दिन पहले मेरे पास उसके नाम की एक चिट्ठी आई थी। वो चिट्ठी शहर के किसी बड़े सेठ ठाकुर रंजीत सेन की तरफ से थी। उस चिट्ठी में क्या लिखा था मुझे पूरा तो नहीं पता, लेकिन लिफाफे पर लिखा था, अगर मेरा सामान शुक्रवार तक नहीं मिला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और इत्तेफाक देखिए बेटा, उसी शुक्रवार की रात विक्रम गायब हो गया। विकास को अब कहानी के धागे जुड़ते हुए महसूस हो रहे थे। विक्रम के पास एक सूटकेस था जिसमें तस्करी का कोई बहुत कीमती सामान था। ठाकुर रंजीत सिंह का नाम का कोई आदमी उस सामान को वापस चाहता था। विक्रम गायब हो गया या मार दिया गया, लेकिन सूटकेस आज भी हवेली के स्टोर रूम में मौजूद है। अगर सूटकेस हवेली में ही है तो क्या ठाकुर रंजीत सिंह को इसके बारे में पता नहीं चला, या फिर कोई और है जो इस सूटकेस की सुरक्षा कर रहा है? रात को जब विकास हवेली वापस लौटा तो उसका दिमाग पूरी तरह से उस सूटकेस में उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर वो उस सूटकेस को खोल ले तो सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। रात के 11 बजे जब पूरा गांव सो चुका था और शंभू काका भी अपने कमरे में सो रहे थे, विकास चुपके से टॉर्च और एक छोटी सी पेचकस स्क्रू ड्राइवर लेकर ऊपर स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। स्टोर रूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। विकास अंदर गया। सूटकेस वहीं ज़मीन पर रखा था। विकास सूटकेस के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने ध्यान से सूटकेस के लॉक को देखा। वो 3 डिजिट 3 अंकों का एक नंबर लॉक था। 3 अंकों का कोड क्या हो सकता है? विकास ने खुद से पूछा। उसने विक्रम के गायब होने की तारीख याद करने की कोशिश की। माधव डाकिया ने बताया था कि वो 2019 के अक्टूबर महीने में गायब हुआ था। विकास ने कई कॉम्बिनेशन ट्राई किए, 101, 911, 123,
लेकिन लॉक नहीं खुला। तभी विकास को याद आया कि शंभू काका ने विक्रम की एक पुरानी डायरी का जिक्र किया था जो पुलिस को मिली थी। क्या विक्रम के कमरे में उस डायरी का कोई हिस्सा या कोई सुराग बचा हो सकता है? विकास स्टोर रूम से निकलकर विक्रम के पुराने कमरे में गया। ये कमरा सबसे बड़ा था, लेकिन अब यहाँ धूल और जाले लगे थे। कमरा काफ़ी समय से बंद था। विकास ने कमरे की अलमारियों और मेज़ की दराजों को टटोलना शुरू किया। एक पुरानी मेज़ के नीचे उसे एक गुप्त दराज मिली। दराज के अंदर एक बहुत पुरानी फटी हुई फ़ोटो मिली। फ़ोटो में विक्रम खड़ा था और उसके साथ एक और आदमी था जिसका चेहरा कटा हुआ था। फ़ोटो के पीछे पेंसिल से कुछ लिखा था, 074, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल। विकास की आंखें चमक उठी। 074, क्या यही सूटकेस का कोड था? विकास तुरंत भागकर वापस स्टोर रूम में गया। उसने कांपते हाथों से सूटकेस को व्हील को घुमाया। पहला अंक 0, दूसरा अंक 7, तीसरा अंक 4 और फिर क्लिक, सूटकेस का लॉक खुल गया। विकास का दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसे अपने सीने में उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने सूटकेस का ढक्कन धीरे से ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही सूटकेस खुला, विकास का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों के सामने जो था उसकी उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की थी। सूटकेस के अंदर कोई सोने चांदी के जेवर या कीमती मूर्तियां नहीं थीं। सूटकेस के अंदर रखे थे ढेर सारे कागजात, कुछ पुरानी वीडियो कैसेट और एक मानव कंकाल का हाथ जिस पर एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। उस अंगूठी पर अंग्रेज़ी के अक्षर खोदे हुए थे, VS विक्रम सिंह। विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो हाथ विक्रम का था। इसका मतलब विक्रम कहीं भागा नहीं था। उसकी हत्या इसी हवेली में की गई थी। विकास ने हिम्मत जुटाकर सूटकेस में रखे कागजात उठाए। वो ज़मीन के खरीद फरोख्त और एक बहुत बड़े काले कारोबार के कागजात थे। उन कागजात पर 2 लोगों के दस्तखत थे, ठाकुर रंजीत सिंह और राम प्रसाद, हवेली का मालिक। विकास का दिमाग तेज़ी से चलने लगा। राम प्रसाद, जिसने हवेली विकास को किराए पर दी थी। कागजात के साथ एक छोटी डायरी भी थी। विकास ने उसका पहला पन्ना खोला। उसमें विक्रम ने अपनी आखिरी रातों का हाल लिखा था। अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा है तो समझ जाओ कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। ठाकुर रंजीत सिंह और मेरे भाई राम प्रसाद ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। वो गांव की पूरी ज़मीन पर गैर कानूनी खदान बनाना चाहते हैं। मैंने मना किया तो वो मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। मैंने उन दोनों के सारे काले धंधों के सबूत इस सूटकेस में बंद कर दिए हैं। अगर मैं मारा गया तो मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक इन दोनों को सज़ा नहीं मिलती। विकास थर-थर काँपने लगा। उसे अब समझ आया कि हवेली में जो रात को आवाज़ें आती थीं, जो सूटकेस अपने आप जगह बदल लेता था, वो कोई वहम नहीं था। तभी पीछे से किसी के तालियां बजाने की आवाज़ आई। विकास ने झटके से मुड़कर देखा। दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी में 2 लोग खड़े थे। एक था राम प्रसाद, हवेली का मालिक, और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी, और उसके ठीक पीछे खड़ा था शंभू काका। लेकिन शंभू काका के चेहरे पर अब वो बेचारगी नहीं थी, बल्कि एक क्रूर मुस्कान थी। बहुत बढ़िया विकास बाबू, बहुत बढ़िया, राम प्रसाद ने हंसते हुए कहा। हम 5 साल से इस सूटकेस का कोड नहीं ढूंढ पाए और तुमने इसे 5 दिनों में ढूंढ निकाला। विकास हैरान रह गया। तुम दोनों मिले हुए हो? राम प्रसाद ने पिस्तौल विकास पर तानते हुए कहा। शंभू मेरा नौकर नहीं, मेरा सबसे भरोसेमंद साथी है। 5 साल पहले जब हमने विक्रम को निपटाया तो उसने मरते मरते इस सूटकेस को लॉक कर दिया। उसने कोड किसी को नहीं बताया। हमें पता था कि सूटकेस में हमारे खिलाफ सारे सबूत हैं, लेकिन तुमने सूटकेस को नष्ट क्यों नहीं कर दिया? विकास ने पीछे हटते हुए पूछा। क्योंकि विक्रम ने इस सूटकेस में एक डिजिटल मैकेनिज्म बॉम्ब लॉक भी लगाया था। अगर हम इसे ज़बरदस्ती काटने या तोड़ने की कोशिश करते तो इसके अंदर रखा केमिकल एसिड लीक हो जाता और सारे कागजात जल जाते। हमें इन कागजातों की ज़रूरत थी क्योंकि इन्हीं से हमें सैकड़ों करोड़ की ज़मीन का मालिकाना हक मिलता। राम प्रसाद ने खुलासा किया। शंभू काका ने आगे बढ़कर कहा, इसलिए मालिक ने इस हवेली को बहुत कम किराए पर शहर के लोगों को देना शुरू किया। हमें पता था कि कोई न कोई होशियार इंसान आएगा, इस सूटकेस के रहस्य की तरफ आकर्षित होगा और इसका कोड ढूंढ निकालेगा। तुमसे पहले भी 2 लोग यहाँ आए थे, लेकिन वो डरकर भाग गए। तुम सबसे ज़्यादा उत्सुक निकले। विकास को अब पूरा खेल समझ आ गया था। वो किसी भूतिया हवेली में नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार बन चुका था।
उसे यहाँ किराएदार बनाकर नहीं बल्कि एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए लाया गया था। अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया विकास बाबू, रामप्रसाद ने पिस्तौल का कॉक पीछे खींचते हुए कहा, तो तुम्हारा काम खत्म हो गया है। सूटकेस हमें मिल गया और तुम एक हादसे का शिकार हो जाओगे। लोग समझेंगे कि तुम पहाड़ी से फिसलकर गिर गए। विकास का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल निहत्था था और सामने पिस्तौल लिए दो खतरनाक हत्यारे खड़े थे। विकास ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिमाग को शांत किया और कमरे का मुआयना किया। वो जानता था कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो उसकी ज़िंदगी का ये एक आखिरी पल होगा। ठीक है रामप्रसाद जी, विकास ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, आप बंदूक नीचे रखिए, कागजात आपके ही हैं, मुझे बस मेरी जान बख्श दीजिए। जान? हा 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 हा, तुम बहुत सीधे हो विकास। रामप्रसाद हंसा। इसी पल जब रामप्रसाद का ध्यान हंसने में भटका, विकास ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में वही भारी पेचकस स्क्रू ड्राइवर था जिसे वो सूटकेस खोलने के लिए लाया था। विकास ने पलक झपकते ही पेचकस को सीधे कमरे के कोने में रखी, एकमात्र इमरजेंसी लाइट की तरफ फेंका। छन, पेचकस सीधे लाइट पर लगा और बल्ब फूट गया। पूरा स्टोर रूम घने भयानक अंधेरे में डूब गया। अरे ये क्या हुआ? शंभू लाइट जलाओ, रामप्रसाद चिल्लाया। धाएं। अंधेरे में रामप्रसाद ने घबराहट में गोली चला दी। गोली विकास के कान के पास से गुजरती हुई दीवार में जा धंसी। विकास ने बिना एक पल गवाए जमीन पर पड़े सूटकेस को उठाया और रामप्रसाद के पैरों की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। रामप्रसाद सूटकेस से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। आह मेरी टांग! विकास अंधेरे में ही दरवाजे की तरफ भागा। शंभू ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विकास ने शंभू के पेट में अपनी कोहनी दे मारी। शंभू कराहते हुए पीछे हट गया। विकास स्टोर रूम से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से रामप्रसाद के चिल्लाने की आवाज़ आई, इसे जिंदा मत छोड़ना शंभू, मार दो इसे। विकास तेजी से हवेली की सीढ़ियां उतरकर मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। बाहर भारी बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। विकास ने हवेली के बाहरी दरवाज़ा खोला और बाहर तूफानी रात में भाग निकला। गांव का रास्ता बहुत दूर था और अंधेरे में वहां तक पहुंचना मुश्किल था। विकास ने हवेली के पीछे बने घने जंगल की तरफ भागने का फैसला किया। पैरों के नीचे गीली मिट्टी और पत्ते धंस रहे थे। बारिश की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विकास का पैर कई बार पेड़ों की जड़ों से टकराया और वो गिरा, लेकिन डर के मारे वो तुरंत उठकर फिर भागने लगता। पीछे टॉर्च की रोशनी दिखने लगी थी। रामप्रसाद और शंभू दोनों हाथों में टॉर्च और बंदूक के लिए जंगल में उसके पीछे आ रहे थे। विकास, तुम बचकर कहाँ जाओगे? ये जंगल हमारा है। रामप्रसाद की आवाज़ हवा के झोंकों में गूंज रही थी। विकास एक बहुत बड़े पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छिप गया। उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थीं। उसने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। अरे यार, नेटवर्क नहीं है। विकास ने मन ही मन खुद को कोसा। तभी उसे याद आया कि जब वो गांव के बाज़ार में डाकिया माधव से मिला था तो माधव ने उसे बताया था कि जंगल के दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन चौकी केवल 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन समस्या ये थी कि जंगल में रास्ता कैसे ढूंढा जाए। तभी विकास को दूर बिजली के खंभे का एक धुंधला सा तार दिखा। वो जानता था कि यह तार गांव की सड़क की तरफ जाता है। विकास धीरे धीरे बिना कोई आवाज़ किए उस तार की दिशा में आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके ठीक पीछे एक सूखी लकड़ी के टूटने की आवाज़ आई। कचड़! विकास जम गया। पकड़ लिया। शंभू अचानक झाड़ियों से बाहर निकला और उसने विकास की गर्दन पीछे से दबोच ली। शंभू ने विकास को ज़मीन पर पटक दिया। विकास की पीठ पर एक पत्थर लगा। उसके मुंह से दर्द की चीख निकल गई। मालिक, मिल गया ये! शंभू चिल्लाया। रामप्रसाद दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। बहुत भागे विकास बाबू, रामप्रसाद ने हाँफते हुए कहा और पिस्तौल सीधे विकास के माथे पर टिका दी। तुम्हें चुपचाप मर जाना चाहिए था। अब तुम्हारी मौत और दर्दनाक होगी। विकास ज़मीन पर पड़ा था। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने देखा कि रामप्रसाद का पैर एक कीचड़ भरे गड्ढे के ठीक किनारे पर था। विकास ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसने ज़मीन से एक मुट्ठी भरकर कीचड़ और कंकड़ उठाया और सीधे रामप्रसाद की आंखों पर फेंक दिया। आह मेरी आंखें! रामप्रसाद चिल्लाया और उसका हाथ भटक गया। विकास ने तुरंत रामप्रसाद के पैर पर जोरदार लात मारी। रामप्रसाद का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे कीचड़ वाले गड्ढे में जा गिरा।
उसके हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर झाड़ियों में गिर गई। शंभू विकास पर झपटा, लेकिन विकास ने ज़मीन पर पड़ा एक मोटा डंडा उठाया और शंभू के सिर पर दे मारा। शंभू चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। विकास ने बिना सेकंड गवाए झाड़ियों में गिरी पिस्तौल को ढूंढा और उसे अपने हाथ में ले लिया। रामप्रसाद कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब उसने देखा कि बंदूक अब विकास के हाथ में है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। विकास, सुनो, मेरी बात सुनो। रामप्रसाद गिड़गिड़ाने लगा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। विकास ने पिस्तौल रामप्रसाद पर तान दी और कड़क आवाज़ में कहा, पैसे की बात मत करो रामप्रसाद। तुमने अपने भाई को मारा और न जाने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जगह जेल में है। विकास ने रामप्रसाद और शंभू को उसी पेड़ से भारी रस्सियों से बांध दिया जो शंभू अपने साथ लाया था। फिर विकास पिस्तौल हाथ में लिए वहीं सुबह वाली होने का इंतज़ार करने लगा। वो जानता था कि अंधेरे में इन्हें छोड़कर जाना खतरनाक हो सकता है। लगभग 2 घंटे बाद पूर्व दिशा से आसमान हल्का गुलाबी होने लगा। बारिश थम चुकी थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। विकास उन दोनों को बंदूक की नोक पर पैदल चलाता हुआ गांव की पुलिस चौकी ले गया। जब विकास पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां मौजूद इंस्पेक्टर उसके हाथ में बंदूक और 2 बंधे हुए लोगों को देखकर हैरान रह गया। ये क्या मामला है? इंस्पेक्टर ने पूछा। विकास ने शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी कह सुनाई। सूटकेस का रहस्य, विक्रम की हत्या और हवेली का षड्यंत्र। पुलिस तुरंत उस पुरानी हवेली पहुंची। विकास की बताई जगह स्टोर रूम से वो सूटकेस जब्त किया गया। जब पुलिस ने सूटकेस में मौजूद कागजातों की जांच की तो इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। सूटकेस में न केवल रामप्रसाद और विक्रम के काले धंधों के सबूत थे, बल्कि उसमें ठाकुर रंजीत सिंह के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का पूरा कच्चा चिट्ठा था। विक्रम का कंकाल का हाथ और सोने की अंगूठी इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गए कि विक्रम की हत्या की गई थी। अगले कुछ दिनों में रामनगर गांव में तहलका मच गया। शहर से आई विशेष पुलिस टीम ने ठाकुर रंजीत सिंह और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। रामप्रसाद और शंभू पर हत्या, साजिश और धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उन्हें उम्र कैद की सज़ा तय थी। गांव के लोग जो बरसों से उस हवेली को भूतिया मानते थे, अब सच जानकर हैरान थे। वहाँ कोई भूत नहीं था, बल्कि इंसानों के अंदर का लालच और दरिंदगी ही उस हवेली का असली साया थी। विक्रम की आत्मा को शायद अब शांति मिल चुकी थी, क्योंकि उसकी बनाई डायरी और जुटाए सबूतों ने उसके कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। 1 हफ्ते बाद विकास अपना बैग पैक करके रामनगर स्टेशन पर खड़ा था। गांव के कई लोग, जिनमें डाकिया माधव भी शामिल थे, उसे विदा करने आए थे। विकास बाबू, माधव ने कहा, आपने इस गांव को एक बहुत बड़े पाप से मुक्ति दिला दी। अगर आप ना आते तो सच कभी बाहर नहीं आता। विकास मुस्कुराया और बोला, माधव काका, मैं तो यहाँ एक कहानी ढूंढने आया था। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद एक कहानी का हिस्सा बन जाऊँगा। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। विकास ट्रेन में चढ़ा और खिड़की के पास बैठ गया। जब ट्रेन रामनगर स्टेशन से छूटने लगी तो विकास ने अपनी डायरी निकाली। उसने पहले पन्ने पर पेन रखा और अपनी नई किताब का नाम लिखा, अजनबी का सूटकेस और रामनगर का रहस्य। विकास के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ों पर सुबह की धूप चमक रही थी और हवेली का वो भयानक सन्नाटा अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। कहानी की सीख, हर डर का कारण कोई भूत प्रेत नहीं होता। इंसान का लालच और उसके किए गए बुरे कर्म ही सबसे बड़ा खौफ बन जाते हैं, और सच चाहे कितना भी गहरा दफन क्यों ना हो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।